अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पेज 271 पे है सवाल। ओके, सो इधर लिखा हुआ है टीएनजी लिमिटेड इज टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ टाउन एंड गाउन। तो कंपनी का नाम है टीएनजी लिमिटेड और पार्टनरशिप है जिसका नाम है टाउन एंड गाउन। ये प्रॉब्ली खुद ही कंपनी बना के उसको टेक ओवर कर रहे होंगे। यूजली बेटा होता क्या है, जैसे अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है ना और आपने अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना है अगर इनटू अ कंपनी, तो तब भी उसका प्रोसेस वही होता है कि आप क्या करते हो, आप एक नई कंपनी बनाते हो और वो कंपनी पार्टनरशिप को खरीद लेती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई दूसरी कंपनी खरीदे या आपकी अपनी कंपनी खरीदे, प्रोसेस इज द सेम। इट्स लाइक सेपरेट एंटिटी बेसिकली। लाइक अगर सीडर पार्टनरशिप वांट्स टू कन्वर्ट इनटू सीडर प्राइवेट लिमिटेड, तो व्हाट वील हैव टू डू इज हमें एक कंपनी बनानी पड़ेगी, उसका नाम होगा क्या, सीडर प्राइवेट लिमिटेड, एंड देन दैट विल बाय सीडर पार्टनरशिप। तो इट्स हाँ नहीं, बट स्टेटस चेंज हो जाएगा ना, बात कैसे वही हो गई। अगर पहले आप ऑपरेट कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप, देन यू विल ऑपरेट एज अ कंपनी। तो क्या मतलब अपने आप को पे कर लें? हाँ तो सही, अपने आप को भी करें तो उससे क्या फर्क क्या पड़ता है? प्रोसेस तो सेम है ना, कोई और पे करे या आप अपने आप को पे करो। द पॉइंट इज दैट यू हैव टू क्लोज द बुक्स। तो अगर ये एक इधर इस तरह लिखा हुआ है कि टाउन एंड गाउन की पार्टनरशिप है और उनको खरीद रहे हैं टीएनजी, मोस्ट प्रॉब्ली ये खुद ही अपने आप को खरीद रहे होंगे, बट इट्स द सेम थिंग, कोई और खरीदे या आप अपने आप को बेचो। द पॉइंट इज दैट आपको कैलकुलेट करना होगा कितना गेन हो रहा है, कितने का बेचा है, एंड द सेम थिंग। सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय दैट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द पार्टनरशिप इज एज फॉलोज। तो ये पार्टनरशिप की एक बैलेंस शीट है, इसको टीएनजी लिमिटेड ने खरीद लिया है। इधर नीचे लिखा हुआ है ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर ट्रांसफर टू द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी एक्सेप्ट द बैंक अकाउंट। पिछले जो भी हमने एग्जांपल करी थी उसमें भी यही हो रहा था कि वो बैंक अकाउंट के अलावा, बैंक और लोन के अलावा उन्होंने सब कुछ खरीद लिया था। इसमें लोन है ही नहीं तो इसलिए उसको वो मेंशन नहीं कर रहा है। वैसे भी जितने भी मैंने कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस देखे हैं उसमें बैंक और लोन को वो टेक ओवर नहीं करते हैं। अदर देन दैट जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। अब नीचे लिखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस वाज 225,000। मतलब हमने अपना बिजनेस कंपनी को बेच दिया कितने में, 225,000 में, और उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें शेयर्स दिए और चेक दिया। तो वो हम देख लेंगे उसको। राइट नाउ द पॉइंट इज व्हाट, हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसके लिए हमें ये नहीं देखना होता हमें शेयर्स मिले हैं या चेक मिला है, हमें ये देखना होता है यार हमारे एसेट्स कितने के हैं और उसके अगेंस्ट हमें प्राइस क्या मिल रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो दफा बना चुका हूँ, आपके साथ तीसरी दफा बना रहा हूँ। दिस इज अगेन अ सिंपल वर्जन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इट विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड बट दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दीज क्वेश्चंस फर्स्ट, ताकि जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम तब इंट्रोड्यूस करें व्हेन यू आर ओके विद दिस। तो क्या करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, आप जरा गाइड करें मुझे। सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए जी? तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि यार हमारे पास कितने एसेट्स हैं। तो एसेट्स इनके पास आपको नजर आ रहा होगा, प्रेमिसेस है, मशीनरी है, मोटर वैन है, इन्वेंट्री है। तो इन सबको हम लिखना शुरू कर देंगे, राइट। तो इसके हमें मार्क्स मिल रहे हैं, तो बोलने से अच्छा साथ साथ हम अगर लिखते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, राइट। सो ये एक हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, राइट। इसका क्या पर्पज है, हम पता करना चाह रहे हैं यार ये जो 2,25,000 में हमने अपना बिजनेस बेचा है, ये महंगे में बेचा है या सस्ते में बेचा है, राइट। तो आप मुझे बताएं। तो एसेट्स में इनके पास बेटा 43,200 की प्रेमिसेस हैं, और क्या है, 8,400 की मशीन है और 2,400 की मोटर व्हीकल है। ये हमेशा डेबिट पे लिखते हैं, यहाँ मैं लिखता जाता हूँ। प्रेमिसेस है, ये मोटर व्हीकल थी, बीच वाली चीज क्या है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ओके जी। फिर इनके पास इन्वेंट्री भी है और बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स भी हैं। इन्वेंट्री कितनी है, 1,10,000, 1,10,000 एंड 17,400। ठीक है, ये प्रोसेस आप सबको पता है कि पहले सारे एसेट्स को हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं। बैंक को मैंने छोड़ दिया बिकॉज वो उसको खरीद नहीं रहे हैं। उसके बाद लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, आ जाओ जी। लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो हमारे पास एक लायबिलिटी है
ट्रेड पेबल की, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12,000। अच्छा, तो आप में से और कोई बता सकता है कि इसमें अब क्या करें? हमने एसेट्स को डेबिट साइड पे लिख दिया है, लायबिलिटी ए की थी उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। अब क्या करना चाहिए मुझे? अब ये देखना चाहिए कि ये चीजें हमने कितने में बेची है। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा हुआ है कि हमने अपना सब कुछ कितने में बेच दिया, अगर अपने बिजनेस का सब कुछ कितने में बेच दिया, 225,000। ठीक है, किसको बेचा? अगर अपने आप को भी बेचे ना चौके, हमने एक खुद कंपनी बनाई है ना, उसका नाम है क्या? टीएनजी लिमिटेड। तो टीएनजी लिमिटेड ने हमसे ये सब कुछ खरीद लिया है। कितने में खरीदा है? 225,000। ये कहाँ लिखा हुआ है अगर किसी को नहीं नजर आ रहा? ये रहा, सही है। द परचेज कंसिडरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस वाज 225,000। तो ये 225,000 में हमने अपना बिजनेस बेच दिया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा 225,000। आई कैन राइट द नेम ऑफ द कंपनी विच इज TNG लिमिटेड। आई डोंट थिंक और कुछ हो रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें ये देखना चाहिए बेटा कि इनको गेन हुआ या लॉस हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली गेन ही हुआ है। आजा बेटा जी। सो हम यहाँ पे करेंगे कैपिटल ऑफ टाउन एंड कैपिटल ऑफ गाउन। ओके, सही है। सो कैपिटल ऑफ टाउन एंड कैपिटल ऑफ गाउन। तो आप क्या कह रहे हो? कितना है? 33360। अच्छा जी, अपेरेंटली 33360 इसका आ रहा है, 22240 जो है वो इसका आएगा। आपका टोटल गेन आई थिंक 55,600 का आ रहा था। ये हमने इसको इस तरह इसलिए डिवाइड किया है बेटा बिकॉज इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, राइट। सो अगर आप 3:2 में जो भी डिफरेंस आ रहा था उसको बांट देंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आएंगी हमेशा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे इसलिए आता है बेटा बिकॉज एसेट्स डेबिट साइड पे आते हैं। तो हम ये देख रहे होते हैं यार जो हमने दिया है वो ज्यादा है या जो वो हमें दे रहे हैं वो ज्यादा है। इसी दिशा में पता चलेगा ना कि हमने प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने सारी एसेट्स लिखे, लायबिलिटी और जो परचेज कंसिडरेशन है वो राइट हैंड साइड पे आती है, और फिर जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो जो डिफरेंस होता है वो बेटा इस केस में आपका आ रहा था 55,600, उसको मैंने 3:2 के रेशियो में, मैंने तो नहीं, इन्होंने करके मुझे बता दिया, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ओके। और किसी का कोई भी सवाल तो प्लीज पूछ लें इससे रिलेटेड। पेज नंबर ये है, जो लोग बाद में आए हैं, पेज नंबर 271 है। क्वेश्चन 6 अभी नहीं कर रहे, हम 7 कर रहे हैं, और हमने सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है बिल्कुल कल की तरह। तो प्लीज इफ यू हैव नो क्वेश्चंस कैन आई प्रोसीड? हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, अगला हमें हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा इन सवालों में वो ये होता है कि कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, मगर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले ना आप अपने पास वर्किंग है ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो किस फॉर्म में हमें मिली है। मतलब जैसे हमें उसने बताया कि हमने अपना बिजनेस कितने में बेचा है, 2,25,000। नाउ वी शुड एग्जैक्टली नो कि वो कंपनी हमें कितने शेयर्स देगी और कितने पैसे देगी। ठीक है, ये हम पहली वर्किंग कर लेंगे, इसलिए बिकॉज बेटा जो शेयर्स हैं वो हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, लेकिन जो हमें पैसे मिल रहे हैं ना वो हम सीधा बैंक में डालेंगे। ठीक है, तो वी नीड टू क्लियरली आइडेंटिफाई दैट ये जो 225,000 है ये हमें किस फॉर्म में मिला। मैंने इसीलिए कल आपको वो 4-5 एग्जांपल्स कराए थे कि वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि बैंक कितना है, कभी ये नहीं बताएगा कि शेयर्स कितने हैं। इस वाले सवाल में बहुत सिंपल है, उसने हमें एग्जैक्टली बताया है। अगर आप सवाल को पढ़ोगे, मैं आपको अभी सामने दिखा भी देता हूँ, उसने हमें सीधा सीधा बताया है भाई ये जो 2,25,000 है ना इसमें 25,000 का हमें मिल रहा है चेक। सही, ये मैं आपको भी पढ़ के भी सुना देता हूँ। और वो कह रहा है हमें $2,00,000 के ना क्या मिल रहे हैं, शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। सही, ऑर्डिनरी शेयर्स या शेयर्स एक ही बात होती है। जब सिर्फ ऑर्डिनरी हो ना तो यू कैन इवन कॉल इट शेयर्स। वो उसमें तफरीक तब करनी होती है हमें जब प्रेफरेंस भी हो और ऑर्डिनरी भी हो, तब हमें बताना होता है अच्छा ये प्रेफरेंस है ये ऑर्डिनरी। अदरवाइज नॉर्मली सारे शेयर्स ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, तो क्या बात हो रही थी, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जो चीज अभी मैंने करी है ये इधर लिखा हुआ है। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा बेटा कि उसने बोला है कि 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हमें वो देंगे ऑफ $1 which were divided in profit sharing ratio and a check of
25,000 मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी है, इस वजह से कोई प्रीमियम नहीं है, उन्होंने फेस वैल्यू पे ही शेयर्स दे दिए हैं। मतलब $2 लाख के 2 लाख शेयर्स हैं जो $2 लाख में ही दिए हैं, मतलब $1 का ही एक शेयर दिया है। ठीक है, हमने तो ये कॉन्सेप्ट भी किया है कि ये शेयर्स कभी कभी ऊपर प्राइस पे भी दे देते हैं। ठीक है, खैर एनीवे, तो ये हमने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों किया? ताकि जब मैं अभी आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा, दोबारा रिकैप करते हैं, हमने कल किया था कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा जल्दी में किया था आई फेल्ट, तो इसको जरा दोबारा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सो आप लोग मुझे बताएं कैपिटल अकाउंट में जी, तो कैपिटल अकाउंट अब कैसे बनाते हैं? रियलाइजेशन हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। सो कैपिटल भी ये दो लोग ही हैं, टाउन एंड गाउन। हमेशा बेटा देखो, ये इसमें कोई डिबेट ही नहीं होती है कि कैपिटल अकाउंट कहां से शुरू होगा, वो हमेशा बैलेंस से शुरू होगा, और वो बैलेंस हमेशा किस साइड पे होगा? क्रेडिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल है। ओके, सो टाउन एंड गाउन का ऑलरेडी इस बिजनेस में कितना कैपिटल है इसको हम देख लेते हैं। तो टाउन एंड गाउन का इस बिजनेस में कितना कैपिटल है, इसके लिए मुझे क्वेश्चन को वापस लगाना पड़ेगा जी। आप ये देख सकते हो बेटा कि टाउन का कैपिटल 100,000 है और गाउन का कैपिटल 60,000 है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहां जाके लिख सकता हूं बेटा 100,000, ठीक है, और 60,000। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज, क्या करना होता है, किसी को याद है? गुड, जो करंट अकाउंट्स है उनको भी ट्रांसफर करना होता है। सही है, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या है कि जो करंट अकाउंट है वो कैपिटल का ही पार्ट है। ठीक है, और अब क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है तो हमने उसको सिर्फ उसका कैपिटल पे ऑफ नहीं करना, हमने उसको उसका जो करंट अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है वो भी पे ऑफ करना है। होता क्या करंट अकाउंट वैसे बेसिकली पार्टनरशिप में हर साल के एंड पे ना जो प्रॉफिट होता है वो जरूरी नहीं होता कि पार्टनर अपना सारा प्रॉफिट बिजनेस से निकाल ले। जैसे ऐसा हो सकता है बेटा, अगर मैं और आप पार्टनर है, हमारे बिजनेस को अगर 20,000 का प्रॉफिट हुआ लेट्स से, अब अगर लेट्स से इक्वल पार्टनर है, 10,000 का प्रॉफिट मेरा है, 10,000 का तेरा है। ठीक है, इट्स वेरी पॉसिबल कि मैंने ड्राइंग जो है ना वो उतनी ना करी, सही है, हो सकता है मैंने सिर्फ 6,000 निकाला, हालांकि मेरा बनता कितना है 10, लेकिन पॉसिबल कि मैंने 6,000 निकाला, तो बिजनेस के पास मेरे 4,000 अभी भी पड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं करंट अकाउंट पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, करंट अकाउंट पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है कि पार्टनर ने अपना कुछ पैसा बिजनेस में छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? इस वजह से नहीं कोई वो कोई एहसान कर रहा है बिजनेस पे, हो सकता है वो कल निकाल ले, परसों निकाल ले, बस अभी उसको जरूरत नहीं थी तो उसने बिजनेस में छोड़ दिए वो पैसे। करंट अकाउंट नेगेटिव क्या होता है? जैसे लेट से तुम्हारा प्रॉफिट भी 10,000 है, लेकिन तुम्हें जरूरत थी तो तुमने 11,000 निकाल दिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका ही बिजनेस है, सही, हम दोनों पार्टनर हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपने बिजनेस से 1,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाले, उसको क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो अच्छा, ये जो दोनों है ना, मेरे ख्याल से काफी इन्होंने पैसे इतने नहीं निकाले हैं, पता है क्यों? क्योंकि दोनों का करंट अकाउंट क्या है? पॉजिटिव। हाउ डू आई नो पॉजिटिव है? बिकॉज़ अगर नेगेटिव होता है ना तो या तो उसके आगे क्या लिखा होता है? डीआर, सही है, मतलब डेबिट, या उसमें ब्रैकेट लगे होते हैं। ठीक है, बट ये हमें क्या बता रहे हैं कि टाउन का भी 17,400 बिजनेस में पड़ा हुआ है और गाउन का भी 10,000, 200, 20,000 है, तो वो बिजनेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, तो टाउन एंड गाउन को ये पैसे भी वापस मिल जाए। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों वैल्यूज को इनके कैपिटल अकाउंट में एक तरीके से ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि हमें टाउन को सिर्फ 100,000 ही देने हैं, हमने उसको 1,17,400 देने हैं, क्योंकि 17,400 भी उसी के पैसे हैं। तो लॉजिकली आप मुझे बताओ, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसको यहां लिखना चाहिए ना, डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर मैं यहां लिख दूंगा तब तो वो 1,00,000 से क्या हो जाएगा? माइनस। मैंने माइनस नहीं करना ना, मैंने 17,400 को एक तरीके से 1,00,000 में ऐड करना है। ठीक है, और दूसरे वाले का कितना है? 10,220, तो उसको भी यहां लिख देते हैं। इज दैट ओके? ये क्या अमाउंट्स हैं? ये क्या नाम था इसका? करंट अकाउंट। किसी का नेगेटिव होता है तो उधर आ जाता है। ठीक है बॉस, सही है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं इस अकाउंट में? अगली चीज हम ये करते हैं, जो हमने पिछला अकाउंट बनाया है, सही है, उसका क्या मकसद था? जो इससे पहले अकाउंट बनाया था उसका मकसद ये था गेन या लॉस निकालना। ठीक है, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि टाउन एंड गाउन को गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है वो भी देख लेते हैं, ऊपर ही लिखा है 33360 और 22240। ये भी किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, बाय, क्योंकि अगेन हमने ये वैल्यू को उनके कैपिटल में
ऐड करना है, सही है, माइनस नहीं करना। माइनस कब करना होता, अगर इनको क्या हो रहा होता, लॉस हो रहा होता। और लॉस कब हो रहा होता, लॉस कब होता, अगर ये अपना बिजनेस कम में बेच, सही है, लॉस हो जाता। बट वो बात आपकी सही है कि फर्क उस तरीके से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने आप को ही बेच रहे हैं, बट दे जस्ट वांट टू कीप इट ऑफिशियल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गेन ऑन रियलाइजेशन, या रियलाइजेशन भी लिख सकते हैं सिर्फ, बिल्कुल। मैं सिर्फ गेन ऑन रियलाइजेशन इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो यार ये गेन है और वो लॉस है, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट रियलाइजेशन। अच्छा ये था बॉयज 3360 एंड 2240, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या करते हैं अकाउंट, देखिए टोटल 3-4 स्टेप्स ही हैं यार। बैलेंस लिखना है, वो तो ऑब्वियस है, बैलेंस लिखना है, फिर करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है, गेन या लॉस हो तो उसको ट्रांसफर करना है। अब इसके बाद बस आपने ये देखना है बेटा कि ये जो इसको पैसे हमने देने हैं, पहली बात तो लास्ट थे हमने 1 लाख को बढ़ा बढ़ा के कितना कर दिया, अगर आप देखो तो 1 लाख में हमने 17,400 भी ऐड किया, फिर 3360 भी ऐड किया, तो तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच गया ये, सही। अब हमने इसको ये 1.5 लाख देने कैसे, तो बेसिकली majority of the payment is done through shares, it's not done through a check, it's done through shares, okay। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो 2,25,000 की कंसीडरेशन है ना, बस ये बात याद रखो बेटा कि जो चेक है इसको कभी डिवाइड नहीं करना, सही है। ये चेक डायरेक्ट बैंक में जाएगा, ये सारा चेक का हिसाब बैंक से होता है, शेयर्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और शेयर्स को डिवाइड करके ना डेबिट पे लिखा जाता है हमेशा, क्योंकि ये जो शेयर्स है ये इनको सेटलमेंट में मिल रहा है, तो बेसिकली कैपिटल को वो खत्म करके उनका कैपिटल शेयर्स बन रहा है एक तरीके से। तो ये जो शेयर्स है 2 लाख के, इसमें से कितने टाउन में लेने हैं और कितने गांव में लेने हैं वो भी सवाल में बताया गया है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। कहां लिखा है वो, आप क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो उसने बताया है कि शेयर्स वर डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो ये भी डिसाइड कर सकते थे कि इक्वली बांटने शेयर, बट मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने यही सोचा होगा कि यार अगर हम शेयर्स को इक्वली बांट देंगे फिर तो हम इक्वल मतलब कंपनी में शेयर होल्डिंग इक्वल हो जाएगी, तो उन्होंने वो सोचते हुए 3:2 में बांट दिया होगा, सही है। तो जो भी उनकी रैशनल था रिगार्डिंग द डिवीजन, वी डोंट केयर, हमें बताया उसने, हम कर देते हैं। तो ये जो $2 लाख के शेयर्स हैं इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो आप मुझे बताओ कैसे डिवाइड होगा जी। तो मैं यहाँ डेबिट साइड पे जाके लिखूंगा शेयर्स 1,20,000, सही है, और 80,000, ओके। ये 2 लाख शेयर्स को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया है। इसके बाद आप इसको बैलेंस करते हो विद बैंक। अब देखो जब हम बैलेंस करते हैं ना विद बैंक, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं इस 25,000 को डिवाइड कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, सही है, बिकॉज बैंक में पहले के भी पैसे पड़े हुए हैं, सही है, और हो सकता है कोई लोन शोन हो वो भी हमें पे ऑफ करना, अभी नहीं है, बट कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो बैंक का फिगर आएगा ना यहाँ पे, ये वाला, ये अकाउंट के थ्रू आएगा, एज इन हमें सिंपली क्या करना होगा, इन 3 वैल्यूज को हम बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि उसको शेयर्स देने के बाद भी हमें कितने पैसे अभी देने हैं, ठीक है। तो उसको हमने कोई तकरीबन 1.5 लाख देने थे, हाँ शायद, और हमने 1,20,000 के उसको शेयर्स दे दिए। हाउ मच मनी डू वी स्टिल हैव टू गिव हिम जी, ही इज सेइंग सर वी हैव टू गिव हिम 30,760। ये मैंने मिसिंग फिगर निकाला है, नॉर्मली इसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, बट अभी हम इसको बैलेंस कैरिड डाउन की जगह बैंक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी वांट टू फिनिश इट ऑफ। हाँ, और कोई लायबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट उसको भी डिवाइड नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं, क्योंकि डिवीजन इज नॉट डन इन द रेशियो, डिवीजन इज डन इन द अमाउंट लेफ्ट, बेसिकली जिसका जितना अमाउंट रह गया। जैसे गाउन का अगर आप देखो तो 60,000 प्लस 10,000 प्लस 22,000 ये तकरीबन 92,000 के करीब बनता है, लेकिन हमने उसको दे कितने दिए 80,000, तो अब उसका कितना अमाउंट रह गया 12,460। इनके पास बैंक में इतने पैसे हैं क्या, अच्छा सही है, ठीक है। तो बिल्कुल अब एंड में आपकी बात बिल्कुल आदम सही है कि बैंक अकाउंट एज सच बनाने की जरूरत नहीं, हम कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, बट बिकॉज वो यूजुअली मांग लेता है तो हम बना ही लेते हैं। तो हमने करना क्या है, हमें एक बैंक अकाउंट बना के, दैट इज द लास्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू फॉर दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने एंड में एक बैंक अकाउंट बना के एग्जामिनर को ये दिखाना है कि भाई
सब कुछ सेटल हो गया है। वो हम कैसे दिखाएंगे? आपको ये देखना होगा कि आप इनके पास बैंक में ऑलरेडी कितने पैसे थे। देखो आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस पार्टनरशिप के पास ऑलरेडी बैंक के अंदर $18,220 थे। ठीक है, ये जो कंपनी थी उसने नहीं छेड़ा इसको, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है दैट द कंपनी विल नॉट टेक ओवर द बैंक अकाउंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इनके पास ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है 18,220 का। सही है। अब जो कंपनी थी टीएनजी लिमिटेड, उसने भी इनको कितने पैसे दिए? 25,000। सही है। ये वो 25,000 का चेक है जो हमें परचेज कंसिडरेशन में मिला, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि इस चेक को कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना है, इसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डालना है। तो इसको जब हम इधर डाल देते हैं तो हमें बेटा क्लियरली नजर ये आ रहा है कि अब इस बिजनेस के पास टोटल $43,220 हो गए हैं। $18,220 पहले से थे और $25,000 का चेक इनको कंपनी ने दिया। ठीक है। अब इस पैसे का हुआ क्या? हमने इसमें से टाउन को दे दिए जो उसका हिस्सा था, कितना? 30,760, और जो गाउन का हिस्सा बच गया था वो उसको दे दिया 12,460। तो अगर ये बैलेंस होता है तो ये इस बात का प्रूफ है कि हमने सक्सेसफुली सारी बुक्स को क्लोज कर दिया। मतलब सबका कैपिटल भी जीरो हो गया, बैंक में भी कुछ जिसको जितने पैसे देने थे दे दिए, हिसाब खत्म हो गया। बैलेंस बीटी ये रहा, ये रहा। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे बैंक में इतने पैसे हैं। सही है। इसीलिए बेटा जब कोई कंपनी आपसे आपका बिजनेस खरीदती है ना, तो वो यूजुअली बैंक अकाउंट आपसे नहीं खरीदती। वो इसलिए नहीं खरीदती बैंक अकाउंट ताकि आप आपस में बैंक अकाउंट के थ्रू सेटल कर सको। ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो इसी से मिलता जुलता एक और सवाल करते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो। वो है क्वेश्चन 9। हाँ, तो क्वेश्चन 9 पे जरा आए, फिर 6 और 8 में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। जी जी जी, श्योर आई कैन, बिल्कुल। आपको बैंक अकाउंट देखना है, कैपिटल? जी जी। कल एक्स्ट्रा क्लास होगी, आई विल कीप इट हाइब्रिड। जिसने कैंपस पे आके लेनी है वो आप कैंपस पे ले सकते हैं, वरना ऑनलाइन। हाँ, नहीं सैटरडे नहीं, कल। अभी मुझे टाइम सिल्वेस्टर बता देगा, मैंने उससे कल से रिक्वेस्ट की है। वो अगर वो मुझे सैटरडे का टाइम देता है तो सैटरडे आई लेट यू नो, बट यू गाइस विल हैव एन ऑप्शन टू ईदर कम हियर और टेक इट फ्रॉम होम। ओके। हाँ, वो मुझे पता नहीं है, अभी बता दूंगा ना आपको मैं ईमेल पे। ठीक है। बिकॉज मैं एक एक्स्ट्रा क्लास करके आई वांट टू फिनिश द परचेज ऑफ बिजनेस साइड, ताकि हम जी। सही है। क्वेश्चन 9, तो वो जो गुडविल का कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको उसमें करा दूंगा। ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन 9। ओके, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड, बट लेट्स रीड इट आउट। तो क्वेश्चन 9 में ये कह रहा है बेटा, पेज नंबर क्या है? 275। थैंक यू। अच्छा, आप लोग भी एक दफा आप लोग पढ़ लो जरा प्लीज, 5 मिनट। मैं तब तक अटेंडेंस कर लूं, फिर मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन 9 में ये आपको कह रहा है कि Doug, Ellen and Fortune have traded in partnership for several years, sharing profits on the basis of 2:2:1, और उनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता दी है। ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हैं और ये उनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ओके। अब वो कह रहे हैं द पार्टनर्स हैव एक्सेप्टेड एन ऑफर ऑफ 1.5 million फ्रॉम जॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड टू परचेज ऑल ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट फॉर बैंक। जॉर्ज लिमिटेड इज टू इशू 600,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। इसको देख लेंगे। पहला काम हमें क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो सॉरी, तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है तो उसमें बस हमें ये पता चल गया कि हमने अपना बिजनेस कितने में बेचा है? 15, हाँ, 1.5 मिलियन में, 15 लाख में। तो हमें बस बेसिकली गेन या लॉस निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं?
मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके साथ, सही है। तो दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा इनके पास हमें नजर आ रहा है कि प्रेमिसेस हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, मैं P&M लिख रहा हूं, ठीक है। व्हीकल्स हैं, और क्या, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब इनकी मुझे वैल्यूज बता दो प्लीज। 9 लाख, फिर 140,000, 130,000, 130,000, 85,000 एंड 45,100, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेड पेबल्स को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ट्रेड पेबल्स कितने हैं? 64,000, सही है। एक बात याद रख लें बेटा, एग्जामिनर कभी कभी बताना भूल जाता है कि द लोन वाज नॉट टेकन ओवर, बट आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट, लोन कभी नहीं टेक ओवर करते, सही है। जो कंपनी है वो आपसे आपका बैंक, और लोन कभी भी नहीं टेक ओवर करेगी, सही है। और नीचे लिखा भी है द लोन वाज पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, तो दैट मींस हमने खुद ही पे किया ना। सो बट वैसे भी यू विल नेवर सी अ क्वेश्चन जिसमें वो लोन टेक ओवर करें, ठीक है। सो यू विल ओनली, जो जो चीजें बाय की जाती हैं वो है सिर्फ एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्वेश्चन 6 में क्या किया है? नहीं किया, नहीं, तो मैं यही तो बता रहा हूँ, नहीं भी लिखा होता तो द लोन इज नेवर टेकन ओवर, ओके। बिकॉज लोन यूजली ना कोलैटरलाइज्ड होता है, मतलब जैसे अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो मैंने अपना कोई ना कोई चीज उसको गिरवी रखवाई हुई होगी, तो इट्स अ पर्सनल ट्रांजैक्शन, तो लोन यूजली ट्रांसफर नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली होता है बट कैम्ब्रिज में क्वेश्चन में वो उसको ओमिट कर देते हैं, ठीक है। तो खैर मैं आपको जब क्वेश्चन 6 और 8 कराऊंगा तो ये बात मैं आपको और क्लेरिफाई कर दूंगा, सो डोंट वरी। बट ठीक है जी, तो एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमने लिख दी है। इसके बाद क्या करें? इसके बाद हमें ये देखना होगा कि हमने ये बिजनेस कितने में बेचा है। तो आप बताओ, हमने ये बिजनेस किसको बेचा है? कंपनी का नाम है जॉर्ज लिमिटेड, और इन्होंने हमसे ये हमारा बिजनेस 15 लाख में खरीद लिया है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से ये निकाल सकते हैं कि इनको गेन हुआ या लॉस हुआ। आई थिंक गेन ही हुआ होगा। कैपिटल ऑफ डी, ई एंड एफ, जो भी गेन हो रहा है आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:2:1, उस कितना है टोटल है वो, या 10? हाँ यार, कोई और भी डबल चेक बस कर लो एक दफा। कैन यू प्लीज डबल चेक द कैलकुलेशन फॉर 1 मिनट? नहीं, ओवरड्राफ्ट भी नहीं टिक, बैंक अकाउंट और लोन, वो ओवरड्राफ्ट हो या जो भी हो, the things which can only be sold are your normal assets other than bank and your current liabilities. आपसे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी कभी कोई नहीं खरीदेगा, ना कोई आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट खरीदेगा, ठीक है। हाँ यही आ रहा है, ओके। सो दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक चीज मैं आपको कराना चाह रहा था कि इसमें जो परचेज कंसिडरेशन है, आई वांटेड टू सी कि आप उसको ब्रेकअप कर पाते हैं या नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 15 लाख हमें वो दे रहे हैं, आप मुझे बताओ कि इसके कितने हिस्से हैं। हाँ जी, उसने हमें बेसिकली ये बोला है बेटा कि इस 15 लाख के 2 हिस्से हैं। एक तो वो हमें चेक दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी वो हमें शेयर्स दे रहे हैं। तो इसको मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी लगा के समझा देता हूँ। बट आई थिंक आदम यू राइट कि जो चेक है वो तो कितने डॉलर का है? $3 लाख का है, सही है।
अब जो शेयर्स हैं, इवन दो बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट दे आर गिविंग अस 600,000 शेयर्स ऑफ $1 ईच। मैं आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ, देखो इधर पढ़ो। दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। देखो हम यहाँ से पढ़ते हैं, ओके ये वाली लाइन देखो, यहाँ लिखा हुआ है द पार्टनर्स हैव एक्सेप्टेड एन ऑफर ऑफ 15 लाख फ्रॉम जॉर्ज लिमिटेड टू परचेज ऑल द बिजनेस एक्सेप्ट फॉर बैंक। जॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड इज टू इशू 6 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 each at nominal value $1 nominal value each and pay 300,000 cash to the partners। इसका बेसिकली मतलब ये है बेटा कि ये जो 6 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं बेटा, इनकी असली में वैल्यू 6 लाख नहीं होगी। तो ये क्यों नहीं होगी 6 लाख? बिकॉज मैंने आपको जैसे उस दिन भी समझाया था कि अगर 15 लाख में से $3 लाख का बैंक है तो द रेस्ट ऑफ इट हैज टू बी शेयर्स। असली में हो ये रहा है कि शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है ना वो $2 है। हाउ डू आई नो दैट? बिकॉज द शेयर्स आर एक्चुअली सेटलिंग हाउ मच, 1.2, क्योंकि देखें इन दोनों को मिलके कितना बनना चाहिए, 15 लाख, राइट? तो शेयर्स की जो एक्चुअल वर्थ है ना वो है 12 लाख। हाँ, अगर हम ये इसको 12 लाख को अगर 600,000 से डिवाइड कर दें, क्यों? जस्ट टू गेट टू नो कि एक शेयर कितने का है, तो हमें पता चल सकता है कि एक शेयर कितने का है, $2 का। हाँ, वो कह रहा है कि जो शेयर्स हैं उसको इक्वली डिवाइड करना है, और उसने आपको बता भी दिया है कि हर पार्टनर को 2-2 लाख शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि टोटल कितने शेयर्स हैं? 6 लाख। टोटल 6 लाख शेयर्स हैं और 3 पार्टनर्स हैं, तो ही इज सेइंग ईच पार्टनर विल रिसीव 200,000 शेयर्स। इन अदर वर्ड्स ही इज सेइंग द शेयर्स विल बी डिवाइडेड इक्वली। सही है? तो जो 12 लाख के शेयर्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 12 लाख इज द वैल्यू, 6 लाख इज द क्वांटिटी। टोटल शेयर 6 लाख इशू हुए हैं, बट वो सेटल 12 लाख कर रहे हैं, विच एक्चुअली मीन्स कि इन शेयर की जो मार्केट वैल्यू होगी वो इट्स डबल। उनकी नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू। तो ये जो शेयर्स हैं ये स्टार्ट कितने से हुए थे? 1 से, बट राइट नाउ दे आर प्रॉब्ली वर्थ $2 ईच। ओके, सो ये हमने इसलिए किया है ताकि अभी हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, एंड देन वी कैन डिस्कस दैट, जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था। देखिए जो कैपिटल अकाउंट है उसमें 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है बेटा? क्योंकि अब हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो ये शेयर वाला पॉइंट हम दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, मसला नहीं है, डी, ई और एफ। सो आप ये देखें, आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलरेडी तीनों पार्टनर्स का है। सही है? आप लोग मुझे बता सकते हैं कितना है जी? एक का 500,000 है, एक का 300,000 है, एक का 250,000 है। सही है? तो मैं यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों का लिख सकता हूँ, 500,000, अगला क्या है 300,000 एंड 250,000। अगला स्टेप क्या होता है हमारा? करंट अकाउंट को फॉरेन से ट्रांसफर करें। कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें करंट अकाउंट नहीं होंगे, तो बस फिर उसका मतलब है या तो उन्होंने ऑलरेडी पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे पहले ट्रांसफर कर दिया, या वो पार्टनर्स ने कभी मेंटेन ही नहीं करे, या कभी पैसा छोड़ा ही नहीं बिजनेस में, या ज्यादा निकाला ही नहीं। ठीक है? सो हमारे पास करंट अकाउंट, आई थिंक दोनों किस्म के करंट अकाउंट्स हैं इस क्वेश्चन में, है ना? कुछ लोगों के पॉजिटिव है, डी और एफ का पॉजिटिव है 24,000 और 14,300, है ना? और ई का जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव है 17,200, तो वो इस साइड पे लिख देंगे। सही है? गेन तो तीनों का ही हुआ है, तो गेन भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा एज व्हाट? गेन ऑन रियलाइजेशन। सो गेन ऑन रियलाइजेशन हमने इधर निकाला था 105560, 105560, और आखिरी क्या है 52780। Once we have done this, अब जो उन्होंने हमें 3 लाख का चेक दिया है वो तो कहां जाएगा? सीधा बैंक में। लेकिन उन्होंने हमें 6 लाख शेयर्स दिए हैं जिनकी वर्थ 12 लाख है, ठीक है? और ये शेयर्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं शेयर्स एंड 2 लाख 2 लाख 2 लाख जी। तो शुड आई राइट 2 लाख 2 लाख 2 लाख या 4 लाख 4 लाख 4 लाख? वाई 4 लाख? डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज बेटा शेयर्स का नंबर 2 लाख है, बट बिकॉज जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ऊपर
कि हर शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो $2 है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ $1 है। देखो शेयर्स में यही चक्कर होता है, जब कंपनी बनती है तो वो उस वक्त, थैंक यू, उस वक्त वो डिसाइड करते हैं कि यार हमारा शेयर, जैसे लेट से ये जो जॉर्ज लिमिटेड है, जब ये बनी थी उस वक्त इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इनका शेयर $1 का होगा, लेकिन जिस टाइम पे ये पार्टनरशिप को खरीद रहे हैं उस टाइम पे उस कंपनी का शेयर 1 से 2 का हो चुका है। क्यों? बिकॉज प्रॉब्ली उस कंपनी ने ओवर द इयर्स प्रॉफिट कमाया होगा, जो भी किया होगा, मार्केट वैल्यू उस कंपनी के शेयर की $2 है। तो जब ये डी, ई और एफ को शेयर्स मिलेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हमें $2 लाख के शेयर्स मिले हैं, वो बोलेंगे हमें $4 लाख के शेयर मिले, बिकॉज ईच शेयर इज एक्चुअली वर्थ $2। ओके, आपको इतना वैसे सोचने की जरूरत भी नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, आप सिंपली 12 लाख को इक्वली डिवाइड कर दें, क्योंकि शेयर्स की वर्थ 12 लाख है और वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। सही है, पिछले क्वेश्चन में इक्वली डिवाइड नहीं हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया था, बिकॉज लिखा हुआ था। तो इसका कोई रूल नहीं होता है बेटा, हमेशा एग्जामिनर आपको बताएगा कि जो शेयर्स कंपनी ने पार्टनरशिप को दिए हैं वो पार्टनरशिप ने किस तरीके से डिवाइड किए। सही है, वो उनकी मर्जी है। जैसे अगर, हाँ हाँ, आने दो बिल्कुल दोनों साइड, बट मैं क्या कह रहा था, जब शेयर्स का बंटवारा हो रहा होता है ना बेटा, तो पार्टनर्स एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर बोले मुझे नहीं चाहिए शेयर्स, मुझे पैसे चाहिए। सही है, कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं वो बोलेंगे यार हमें पैसों की जगह क्या दे दो, शेयर्स दे, तो वो तो मर्जी होगी। सही है, राइट। लेकिन इस दफा तीनों ने क्या डिसाइड किया कि जो भी शेयर्स मिल रहे हैं वो उनको हम इक्वली बांटेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम भी शेयर्स को इक्वली बांट रहे हैं। तो देखो डी को 4 लाख के शेयर्स मिल गए और ई को भी कितने के शेयर्स मिल गए, 4 लाख के। सही है, और एफ को भी 4 लाख के शेयर्स मिल गए। अब एक आखिरी बात सुन लें, देन वी कैन कंटिन्यू दिस टुमारो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, प्लीज फोकस। हाँ देखो, डी और एफ को तो, सॉरी, डी और ई को तो चलो जो शेयर्स मिले हैं वो ठीक है, बिकॉज उनका इतना कैपिटल भी था। एज एन मैं कह रहा हूं पहले डी को देखते हैं। सही है, 1 बाय 1 इसको देखते हैं। आप अगर डी को देखें, डी के हमने कितने पैसे देने थे। हाँ टेक्निकली देखो, डी को हमने 5 लाख देने थे, लेकिन फिर उसके 24,000 करंट अकाउंट में भी पड़े हुए थे और उसको 1 लाख समथिंग का गेन हुआ। तो मतलब डी के कोई 6,30,000 के करीब अमाउंट है। उसको जो हमने शेयर दिए वो कितने के हैं, 4 लाख के। तो कहना इससे कि डी को हमने और पैसे अभी देने हैं। सही है, तो इस वजह से हम यहां लिखेंगे बेटा बैंक। यहां बैंक लिखने का मकसद है कि हम ये बता रहे हैं एग्जामिनर को या अपने आप को कि हम डी को और कितने पैसे देंगे। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम डी को और कितने पैसे देंगे। 229,560। मगर आप अगर ई का चक्कर चेक करें, जो ई है उसका बेटा इतना कैपिटल था ही नहीं। मतलब कहना ये चाह रहा हूं, जो ई साहब हैं उनका कैपिटल था 3 लाख का, फिर उसको 1,05,000 समथिंग का गेन हुआ, टोटल कितना हो गया 4,05,000 समथिंग। लेकिन 17,200 उसके करंट अकाउंट में नेगेटिव पड़े हुए थे, वो हमने काट लिए और उसको 4 लाख के शेयर्स भी दे दिए। अब मसला ये हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ई को उसकी औकात से ज्यादा के शेयर्स मिल गए, मतलब जो उसको मिलना था ना उससे उसको ज्यादा वैल्यू के शेयर्स मिल गए। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को ज्यादा के शेयर्स मिल जाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे देने, मतलब जिस तरह डी को बिजनेस पैसे दे रहा है, लेकिन ई को बिजनेस के अंदर पैसे डालने पड़ेंगे। कितने, आप में से कोई बता सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक यहां पे आ जाएगा बैंक, लेकिन जो वैल्यू होगी ना वो इनफैक्ट एफ को भी पैसे डालने पड़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज ई और एफ दोनों का कैपिटल कम था, लेकिन शेयर्स उनको बराबर के चाहिए। सही, उसमें उन्होंने डी से मुकाबला करना है। हालांकि इनिशियली डी का कैपिटल ज्यादा है, ई और एफ का कैपिटल कम है। तो इफ दे आर गेटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्स then they will have to invest money in the business. सही है, to clear their capital. okay, तो E का कितने वैल्यू आएगी भाई, अपेरेंटली इसकी वैल्यू आ रही है 11640 और F का 82920। ये बेसिकली हमें क्या शो कर रहा है कि E और F जो है वो बिजनेस में पैसे डालेंगे और B को बिजनेस पैसे दे देगा। हम अगर इसका बैंक अकाउंट भी बना ले, मांगा है उसने, हाँ, तो 1 मिनट ही लगेगा बेटा। अच्छा, ताकि ये क्वेश्चन एटलीस्ट खत्म हो,
तो बेसिकली हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वही किया। इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंट क्या था इस वाले में कि हाँ ई और एफ को भी अब पैसे डालने पड़ रहे हैं। तो अब जब आप एक बैंक अकाउंट बनाओगे, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ बैंक अकाउंट, तो इस दफा पहली बात इनके बैंक में ना एक ओवरड्राफ्ट है, एज इन जो पिछले क्वेश्चन में हमने बीडी यहाँ लिखा था, आपको याद है 17,000 समथिंग 18,000 समथिंग, बट इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखो तो इनका बैंक ओवरड्राफ्ट है। जब ओवरड्राफ्ट होता है एग्जैक्टली तो बेसिकली आपको आपने बैंक के और पहले से कितने पैसे देने थे 25,000, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप यहां से शुरू करोगे 25,000, फिर जॉर्ज ने आपको पैसे दिए, जॉर्ज लिमिटेड ने हमें कितने पैसे दिए थे 3 लाख, वेरी गुड, तो जॉर्ज लिमिटेड से हमने 3 लाख ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या क्या पे करना है, आई थिंक एक तो हमें लोन पे ऑफ करना है जो पार्टनर ने दिया हुआ था, इट डजंट मैटर पार्टनर ने दिया हो जिसने भी दिया हो, हमें लोन पे ऑफ करना होता है। तो एफ ने कितना लोन दिया हुआ था 140,000 का, ये क्रेडिट पे आएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक और चीज क्रेडिट पे आएगी जो आएगा कैपिटल ऑफ डी। ये क्रेडिट पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हम डी को पैसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं पैसे, क्योंकि उसका इतना कैपिटल था कि शेयर्स मिलने के बाद भी हमने उसको 229,560 देने हैं। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पे हम लिख देंगे 229,560, मगर इन सबको इनकी पेमेंट नहीं मिल सकती जब तक क्या ना हो, जब तक हम ई और एफ को ये ना बोल दें कि वो अपने पैसे डालें। तो ई और एफ कितने पैसे डालेंगे बिजनेस में, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आप ये देख रहे हो जी 11,640, और तीसरे दूसरे ने कितने डालने हैं 82,920। ये मेरे ख्याल से इंशाल्लाह बैलेंस होना चाहिए, कोई भी $1 भी नहीं बचेगा, आप ढूंढ लो भले, सही है। तो बेसिकली ये गेम है भाई, लेकिन अभी इसमें एक दो कॉम्प्लिकेशंस और हैं, तो वो हम कल जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 8 करेंगे तो यू गाइस विल बी परफेक्ट इन दिस, ओके। चलें जी, खुदा हाफिज।